जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि तबला इस वाद्य की उत्पत्ति का मूल उद्देश्य है साथ संगत करना। देखिए, मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात कर रहा हूँ। मेरे अपने चिंतन मनन का ये विषय है। गुरु के आशीर्वाद से देश के कई मूर्धन्य विद्वानों के साथ, कलाकारों के साथ, चाहे वो गायन हो, कथक हो, तंत्रवादन हो, सभी के साथ उनके संगत करने का, उनके साथ मंच साझा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि मैंने फलाने के साथ बजाया, उनके साथ। मैं सभी बड़ों से सीखता हूँ और हर एक का अपना नज़रिया है। और साथ संगत के विषय में हमारे गुरु जी पंडित किशन महाराज जी, तबला सम्राट, पद्म विभूषण, उनकी एक वाक्य आपको सुनाए। उनका कहा हुआ जो था कि बेटा, तबला सिखलाया जा सकता है मगर साथ संगत सीखना पड़ता है। अब आप इस शब्द की गहराई पे जाएंगे तो उनके कहने का जो अर्थ निकल के आता है कि जब तक आपकी व्यक्तिगत रुचि नहीं होगी तब तक आप एक कुशल संगतकार नहीं हो सकते। भले आपको 50 कायदे आते हों, गतें आती हों, रेला आता हो, बहुत बड़े गुरु से आपकी तालीम हो, रियाज हो, आपकी साधना हो, सब सही है, मगर संगत करते समय हो सकता है कि ठुमरी के साथ बजाते समय लगी का बढ़त कैसे होनी चाहिए, वहाँ कोई कायदा काम नहीं आवे, कोई गत आपके काम में नहीं आवे। तो साथ संगत ये सब्जेक्ट ऐसा है, कथक के साथ क्या बजाना चाहिए, वहाँ पेशकार की भूमिका कहाँ है। आपको कथक का साथ संगत करते समय खुला वादन, फिर आपकी उपज यदि नहीं हो और थोड़ा बहुत जानकारी नहीं हो तो आप कथक के साथ नहीं बजा सकते हैं। तंत्रवादन, यदि आपका रियाज नहीं हो, आपको रेला हाथ में नहीं हो, तो आप बहुत देर तक पेशकार से संगत नहीं कर सकते तंत्रवादन का। तो ये विधा ऐसी है कि जो हर पल, हर रोज जब हम लोग संगत के लिए बैठते हैं किसी के भी साथ, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है, चाहे वो गाने के साथ हो, तंत्र के साथ हो, कथक के साथ हो। देखिए, स्वतंत्र वादन करते समय तबला वादक को अपने ताल की छूट होती है। वो अपनी स्वेच्छा से अपने ताल का चयन कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से अपने लय का चयन कर सकता है, उसको कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मगर साथ संगत करते समय ये सारी बातें कट जाती हैं। कौन सा ताल आज हमको फलाने के साथ बैठना है, सितार के साथ, वो किस ताल में बजाएंगे, ये वही मंच पे तय होगा। तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आप इस तरह के चैलेंजेस के लिए हर पल तैयार रहें, तभी आप कुशल संगतकार हो सकते हैं। और एक आपको गूढ़ रहस्य बतलाएं कि गाने का संगत यदि करना है तो थोड़ी बहुत गायकी आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। भले आपको हर एक राग का वादी संवादी न मालूम हो, मगर उसकी तबीयत, उस राग को और गायक या गायिका जिसके साथ आप बजा रहे हैं, उसकी तबीयत को समझना पड़ेगा, उसके मूड को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने को ढालना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, तभी आप कुशल संगतकार हो सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हम किसी के साथ बजाने जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि आज विलंबित एक ताल के बाद शायद पंडित जी मध्य लय में भी एक ताल गावेंगे और उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम झपताल में गाना चाहते हैं, तो हमको उस समय उस बंदिश के हिसाब से, उसके काव्य के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से और उस लय में उनको न्याय देते हुए, शब्दों को न्याय देते हुए, उस गायकी को न्याय देते हुए, उसका सम्मान करते हुए अपना चलन हमको रखना पड़ेगा और तभी हम कुशल संगतकार कहलाएंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें तबला वादक को मानसिक तैयारी के साथ बैठना पड़ता है।
ऐसे ही जब आप पंडित बिरजू महाराज जी के साथ बजा रहे हैं तो लय के बादशाह हैं, ताल के बादशाह हैं, देवता हैं वो तो। उनके साथ बजाते समय उनको खुद ही पता नहीं है कि वो कौन सी तिहाई किस ताल में किस जगह से आ जाएंगे, तो आप सेटिंग तो कर ही नहीं सकते उनके साथ। तो आपको उस तरह की तैयारी रखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कथक की जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे लोगों के साथ संगत कर पाएंगे, कुछ 2-4 आवर्तन चल पाएंगे। ऐसे ही तंत्रवादन के विषय में भी ये लागू होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे यही कहूँगा कि स्वतंत्र वादन की अपेक्षा मेरी नज़र में साथ संगत ये ज़्यादा मुश्किल है। और कोई भी तबला वादक कुशल तबला वादक की श्रेणी में तब तक नहीं आता है जब तक वो कुशल संगतकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।